हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब कहीं भी इस क्लास को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग सीए फाइनल फ्री लेक्चर फुल कोर्स एसएफएम म्यूचुअल फंड की क्लास में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनिश, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पोर्टफोलियो कंप्लीट हो चुका है, 16 मार्क्स की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही शानदार चैप्टर। पहले ये सीए फाइनल ओल्ड कोर्स एफआर में भी हुआ करता था और एसएफएम में भी हुआ करता था, तो ज़्यादा बड़ा एडवांटेज था। पर जब से न्यू कोर्स आया तब से सिर्फ ये न्यू सिलेबस में ही है, एफआर में ये चैप्टर हटा दिया गया है। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है। 10 मार्क्स। अगर एग्जाम में 16 मार्क्स की थ्योरी आती है, 10 मार्क्स का पोर्टफोलियो आता है और 10 मार्क्स का म्यूचुअल फंड हमें आता है, तो हम लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर कर लिए? 36 मार्क्स। और लोगों के 40 मार्क्स भी नहीं आ रहे एसएफएम में। पर अगर पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड और थियरी खून में बसा ली, खून में, समझ रहे हो ना, यहाँ ब्लड में, तो लगा दिया, फोड़ दिया, तोड़ दिया, मोड़ दिया। आइए भगवान का नाम लेके इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपके लिए। पहली बात जो हमें सीखनी पड़ेगी वो सीखना पड़ेगा नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। दूसरा, रिटर्न का कैलकुलेशन इस चैप्टर में सीखेंगे। परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, हेज फंड के बारे में कुछ बातें सीखेंगे और बाकी हम कुछ रेजिडुअल पार्ट सीखना चाहेंगे। पूरे चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड 10 मार्क्स का एक बहुत ही सुनहरा और सुंदर चैप्टर। इस चैप्टर का पोर्टफोलियो से बिल्कुल लिंकअप है, पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट चैप्टर है। मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास नंबर 1 डाली है वो भी इस चैप्टर से जुड़ी हुई, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी देखनी चाहिए, बिकॉज उसमें मैंने रिटर्न निकालना सिखा रखा और वो रिटर्न वहाँ के लिए आज काम आएगा। वही रिटर्न P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। वो जो रिटर्न की कैलकुलेशन क्लास नंबर 1 में हमने सीखी थी वो म्यूचुअल फंड में काम आएगी। सबसे ज़्यादा सम अगर किसी पे आते हैं तो वो शुरू के 2 टॉपिक है, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट निकालना और दूसरा रिटर्न कैलकुलेशन करना। तीसरा, चौथा और पांचवा टॉपिक तो बहुत एक सवाल करने हैं हम। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो 2 सवालों, 2 कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा। पहला, नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलती है और दूसरा, हम रिटर्न कैलकुलेशन कैसे करते हैं। रिटर्न कैलकुलेशन तुम्हें आती है, हम यहाँ नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट क्यों निकालना चाहेंगे वो हम आगे सीखेंगे। पर चैप्टर में इंपॉर्टेंट पोर्शन 2 पोर्शन है। पहला है नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट और दूसरा है रिटर्न की कैलकुलेशन। रिटर्न की कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लिए तो पूरा म्यूचुअल फंड कर लिया। म्यूचुअल फंड में सब सम इसी में से आते हैं। जुलाई 21 में 12 मार्क्स के अप्रॉक्स आया था, पोर्टफोलियो 10 मार्क्स के अप्रॉक्स आया था और 16 मार्क्स की थ्योरी तो आई थी। बच्चों ने शानदार स्कोर किए हैं जुलाई 21 में। कुछ बच्चों के 86, 93, 98 तक भी नंबर गए हैं एसएफएम में। तो पेपर आसान था, मैंने बताया था। इस बार उस पेपर के हार्ड आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो आपको नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, रिटर्न कैलकुलेशन, 16 मार्क्स की थ्योरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है मेरे, आप जाके देख सकते हैं। 10 मार्क्स वाला पोर्टफोलियो भी पूरा अपलोड है, तो आप जाके वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। और अभी हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड, जो 10 मार्क्स का चैप्टर है। बार बार 3-4 मिनट की क्लास में यही बातें करे जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, ताकि तुम्हारे दिल में उतर जाए कि 10 मार्क्स लाने के लिए जान झोंकनी पड़ेगी। नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट और दूसरा रिटर्न कैलकुलेशन। बाकी के जो 3 टॉपिक है उनके अंदर सम बहुत कम है। इसके बाद हमने कहा ये म्यूचुअल फंड नाम की बला क्या है। यार देखो, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था पोर्टफोलियो। मैंने कहा था इस दुनिया में पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस दुनिया में पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक सिंगल सिक्योरिटी की रिस्क और रिटर्न, एक सिंगल सिक्योरिटी की रिस्क और रिटर्न जो सिंगल सिक्योरिटी दे रही है वही हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम अपने पैसे को डाइवर्ट करते हैं, हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में लगाते हैं, तो हमारी रिस्क के कम होने के चांसेस है, हमारे पैसे के गिरने के चांसेस कम है। हमने कहा वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोरिलेशन। ऐसा हमको मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यानी कि मार्कोविच ने समझाया था। उसके बाद सीएमटी थ्योरी और डेवलप हुई। उसने बोला सिर्फ आपको डाइवर्सिफाइबल रिस्क हट जाएगी पूरी, आपको सिर्फ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क देखनी है जिसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। सीएमटी थ्योरी पूरी अलग तरीके से एक बेस थ्योरी थी, उसको भी हमने समझा। अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो का मतलब होता है 1 या 2 सिक्योरिटी में पैसा लगाना, या फिर एन नंबर ऑफ सिक्योरिटी में, या फिर मार्केट में पैसा लगाना। ये पोर्टफोलियो है। वो पोर्टफोलियो मैं और आप लोग अपना अपना मैनेज कर सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो मैं मैनेज करता हूँ, आपका पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं। पर अब हमारे पास स्किल्स अच्छी नहीं है, हम लोग थोड़े कमज़ोर लोग हैं। हमारे पास पैसा तो है पर पोर्टफोलियो बनाने का दम नहीं है। हम कह रहे हैं यार पोर्टफोलियो बनाए, पोर्टफोलियो बिगड़ा, पता नहीं कैसा रहेगा। हम पोर्टफोलियो बनाने की खुद रिस्क नहीं लेना चाहते।
तो हमने कहा तुम रिस्क नहीं ले सकते तो फिर रिस्क तुम्हारे बिहाफ पे कौन लेगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाने। तो बोला यार एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ पोर्टफोलियो से थोड़ा ऊपर का, बिकॉज पोर्टफोलियो में हम ही लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम ही लोग उसका रिस्क लेते हैं, हम ही लोग उसका रिटर्न लेते हैं, सारी कैलकुलेशन हमारे दिमाग की होती है, हम पता करते हैं कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज़ का स्टॉक बनाए, किस चीज़ का मार्केट बनाए, कैसे अपने बीटा को कम करें, और बहुत सारी बातें हम खुद ही एनालिसिस करते हैं। हम कह रहे हैं नहीं यार इतनी माथापच्ची हमसे नहीं होगी, हम एक रोजगार वाले इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में रोजगार है, हम नौकरी पर जाते हैं, सुबह शाम आके अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। हमने कहा अच्छा तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम्हारे लिए कोई और लोग बैठे हैं। हमने कहा हमारे लिए कौन लोग बैठे हैं? बेटा तुम लोग बन जाओ इन्वेस्टर, तुम लोग अपना पैसा दो, तुम लोग अपना पैसा दो स्किल्स वाले लोगों को, वो स्किल्स वाले लोग तुम्हारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीदेंगे और फिर उनसे कमाई करेंगे और वो तुम्हें रिटर्न दे देंगे। तुम इन्वेस्टर्स हो, तुम लोग इस बार अपना पैसा किसी और को दोगे, वो जो कोई और संस्थान है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड तुम्हें उसके बदले अपना शेयर दे देगी। मतलब म्यूचुअल फंड के शेयर, अब तुम म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर बन जाओगे, म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी तुम्हारे पास होगी, वो जो सिक्योरिटी तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे पैसे लग चुके हैं तुम्हारे पास म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया तुम्हारे बिहाफ पर, तुम्हारा दिया हुआ पैसा और बहुत सारे लोगों को पैसा दिया हुआ म्यूचुअल फंड ने कहाँ लगाया, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहा है। वहां पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तुम खुद अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे और म्यूचुअल फंड में तुम्हारा पोर्टफोलियो फंड मैनेजर बना रहा है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर बैठा हुआ है वो तुम्हारा पोर्टफोलियो बना रहा है, इतने सारे लोगों का पोर्टफोलियो बना रहा है, इतने सारे लोगों का पोर्टफोलियो अपने दिमाग से बना रहा है, वो 24 आवर यही काम करता है, उसको तनख्वाह इस बात की मिलती है। तो वो तुम्हारे बिहाफ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां से जो डिविडेंड वगैरह आएगा वो तुम्हें बांट देगा, आएगा तुम्हें देगा, आएगा तुम्हें देगा, और तुम चाहो तो म्यूचुअल फंड की जो सिक्योरिटी तुम्हें मिली हुई है तुम उसको बेचो और म्यूचुअल फंड से बाहर चले जाओ। अच्छा सर, सारी कहानी समझ में आ गई। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम खुद पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो खुद बना रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में हमारा पोर्टफोलियो हम खुद नहीं बना रहे बल्कि हमारा पोर्टफोलियो कोई दूसरा इंसान बना रहा है जिसका प्रोफेशनल काम ही यही करना है। हम रोजगार करने वाले लोग हैं, हम ऑफिस जाने वाले लोग हैं, हम 24 आवर काम करने के बाद कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सॉरी 24 आवर नहीं, हम 14 आवर काम करने के बाद 4 घंटे सोने के बाद 3-4 घंटे नहाने धोने और खाने पीने में यूज़ करने के बाद हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है, बहुत कम मिनट्स बचते हैं, बहुत कम सेकेंड्स बचते हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ को हम देना चाहते हैं। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में अपना ध्यान नहीं देना चाहते, तो हमने कहा तुम इन्वेस्टमेंट मत करो। इस पोर्टफोलियो का भाई एक चैप्टर आया जिसका नाम है म्यूचुअल फंड, उसने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम तो हमारी यूनिट खरीदो, हम तुम्हारे पैसे को लगाएंगे, जहां तुम बोलोगे वहां हम तुम्हारे पैसे को लगा देंगे। हमने कहा अच्छा आप हमारे पैसे को लगा दोगे? बोला हम लगाएंगे। तो हमने कहा आप हमारे पैसे को लगाओ, हम आपकी यूनिट खरीद लेंगे। तो हम म्यूचुअल फंड नाम की कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड नाम की कोई प्राइवेट कंपनी, तुम कुछ भी समझ लो वो क्या होती है वो आगे पढ़ने वाले, पहले म्यूचुअल फंड नाम की कंपनी के हमने शेयर खरीद लिए, वो हमें सिक्योरिटी इशू कर रहा है और हमारे बिहाफ पे पैसे लगा रहा है, उन सिक्योरिटी पे वो जो कमाएगा वहां से हमें रिटर्न दे देगा, डिविडेंड दे देगा। अब पोर्टफोलियो बनाने वाला इंसान हो गया वो फंड मैनेजर, वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर। हम अब अपना पोर्टफोलियो खुद नहीं बना रहे हैं, इस पूरी संरचना को, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को म्यूचुअल फंड बोला जाता है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टर है, फंड मैनेजर है, उसने सिक्योरिटीज में पैसा लगाया और जो रिटर्न हुआ वो इन्वेस्टर को बांट दिया गया, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड में मैंने कहा 2 टॉपिक हमें पढ़ने, एक तो पढ़ना है नेट वैल्यू पर यूनिट निकालना, नेट एसेट्स पर यूनिट निकालना, और दूसरा हमें पढ़ना है क्या? दूसरा हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। अब तुम सोचो मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे एनएवी निकालनी, मतलब नेट एसेट पर यूनिट, नेट एसेट पर यूनिट, NAV कैलकुलेट करनी है, मतलब मुझे उस शेयर की प्राइस निकालनी है जो म्यूचुअल फंड ने मुझे इशू करके दिया ना, मुझे कल वो वापस बेचना है तो कितनी रेट पे वो बिकेगा। भाई म्यूचुअल फंड से मैं यूनिट लेके आया, म्यूचुअल फंड ने मुझे यूनिट दी, वो यूनिट कितने में बिकेगी कल? म्यूचुअल फंड ने आज मुझे 10 रुपये में एक यूनिट दे दी, अब मैंने 10 रुपये की एक यूनिट खरीदी और म्यूचुअल फंड को अपने 10 रुपये दे दी, वो 10 रुपये पोर्टफोलियो बना के लगा दी। अब मुझे कल वो बेचने, तो बेचूँ मैं किस कीमत पे, वो किस कीमत पे बिकेंगे, वो किस कीमत पे बिकेंगे, वो कीमत हम लोग खुद ही निकाल सकते हैं। समझो बात, हम कंपनी का खुद ही वैल्यूएशन कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन कर लेंगे, हम पता कर लेंगे इस कंपनी की कीमत कितनी चल रही है। बोला इस कंपनी की जितनी भी कीमत होगी म्यूचुअल फंड की, उसमें जितने नंबर ऑफ यूनिट शेयर्स होंगे उनको डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट म्यूचुअल फंड की होगी, म्यूचुअल फंड में शेयर नहीं होते यूनिट होती है। अब मैं देखो धीरे धीरे नाम चेंज कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में पहले मैंने बोला शेयर सिक्योरिटी देगी, अब मैं बोल रहा हूँ वो यूनिट देती है। म्यूचुअल फंड हमेशा यूनिट इशू करता है, उसको शेयर्स नहीं बोलते, उनको बोलते हैं यूनिट। तो म्यूचुअल फंड की जो तुम्हें यूनिट मिली हुई है, वो यूनिट अगर तुम्हें कल बेचनी है या वो शेयर्स तुम्हें कल बेचने हैं जो म्यूचुअल फंड ने तुम्हें दिए,
तो वो बेचोगे किस प्राइस पे? आज वो म्यूचुअल फंड 10 रुपये में तुम्हें दे दिए, क्या वो 10 रुपये में आगे बेच दोगे क्या कल आके? नहीं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू चेंज क्यों होगी? बिकॉज उस म्यूचुअल फंड कंपनी का वैल्यूएशन हम खुद करेंगे, हम उसकी मार्केट प्राइस निकालेंगे हर एसेट और हर लाइबिलिटी की, और एसेट में से लाइबिलिटी को करेंगे माइनस, और जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें निकल जाएगी पर यूनिट वैल्यू, और वो पर यूनिट वैल्यू पे हमारा शेयर बिकेगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन होता क्या है? मैं बोलूँ आज मेरी कीमत कितनी है, तो मेरे पास जो लायबिलिटी है और मेरी जो एसेट है उन दोनों का डिफरेंस ही तो मेरी औकात है, मैं इतने का ही तो हूँ। मेरी नेटवर्थ क्या होगी? मेरी नेटवर्थ वही होगी जो मेरी एसेट को लायबिलिटी में घटाने के बाद बचता है, ये मेरी नेटवर्थ है, मेरी ये औकात है, मैं इतना इतना काबिल आदमी, तो मुझे इतने में खरीद सकते हो। सॉरी, खरीद नहीं सकते हो भाई। समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझ रहे हो ना भाई? नेटवर्थ का मतलब ही क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ आज मुझे जो शेयर दिया है वो शेयर की कल क्या प्राइस होगी, वो कैसे निकलेगी, तो वो निकालने का तरीका होगा। सर तो फिर रिलायंस वगैरह सबकी प्राइस ऐसे ही निकलती है क्या कि आज हमने शेयर खरीदा 10 रुपये का और कल हम अगर रिलायंस के शेयर को बेचने जाएंगे तो रिलायंस की पूरी कंपनी की एसेट लो, लाइबिलिटी लो, माइनस कर दो अगले दिन की, और नंबर ऑफ शेयर्स रिलायंस के डिवाइड करो, उतने में हमारा शेयर बिक जाना चाहिए? पर ऐसा तो होता नहीं, वहाँ तो शेयर मार्केट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, क्योंकि वो सिक्योरिटीज मार्केट में रजिस्टर्ड होती है, वो सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्टेड होती है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी यानी कि लिस्टेड अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट होगी तो फिर हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि हमारा शेयर आज कितने में बिकेगा। फिर तो वो लिस्टिंग के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट में उसका क्या मूवमेंट है उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होती है। फिर वो एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होती, एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ना वो नेटवर्थ नहीं है। फिर नेटवर्थ होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कि हमारी मार्केट में क्या डिमांड चल रही हो, क्या सप्लाई चल रही है, उसके हिसाब से प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। पर म्यूचुअल फंड दो तरीके से होते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड लिस्टेड होते हैं। अब तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में आ गई धीरे धीरे कि म्यूचुअल फंड या तो लिस्टेड होंगे, अगर वो लिस्टेड होंगे तो फिर उनकी प्राइस भी कैसे निकलेगी? डिमांड और सप्लाई से। तो हमारा डिमांड और सप्लाई के क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आने वाले नहीं है, वो तुमको थोड़ी बोलेंगे कि डिमांड और सप्लाई बताओ, अब तुम बताओ क्या प्राइस होगी, उनको तो खुद को पता नहीं पता डिमांड और सप्लाई, तो आज तक हिंदुस्तान में पता नहीं पड़ पाई कि किस शेयर में क्या डिमांड और क्या सप्लाई रहने वाली है और उसकी कल की प्राइस क्या होगी। अगर यही पता पड़ जाता तो भैया प्राइस में फ्लक्चुएशन ही नहीं होते, स्टॉक मार्केट बंद हो जाता, लोगों की कमाई नहीं होती, क्या क्या नहीं होता, समझो बात। तो वो तो तुमसे पूछ नहीं सकते, तो वो तुमसे किस टाइप के क्वेश्चन देंगे? दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होंगे म्यूचुअल फंड, और जो म्यूचुअल फंड और जो सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, यानी कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटी का भी वैल्यूएशन इसी तरीके से किया जाता है। आज के बाद दुनिया में कभी भी वैल्यूएशन आ जाए तो वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि एसेट में से लायबिलिटी को करो माइनस, वो उस कंपनी की होती है कीमत, और उस कीमत को जब तुम उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हो, ये तुमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी सीख रखा है। तो मैं यार नया क्या बताने वाला, कुछ भी नया नहीं बताने वाला, मुझे अब इसी टाइप के सम करने आगे नेट एसेट पर वैल्यू निकालनी है, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट में नेट एसेट की क्या वैल्यू चल रही होगी वो मुझे तुम्हें निकाल के देनी है, उतने में तुम्हारा शेयर आगे बिकने वाला है। ये निकालने के लिए हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में हर सवाल में तुम्हें वही निकालना है, और दूसरा तुम्हें सवाल में निकालना है तुम्हारा रिटर्न कितना मिला। अब रिटर्न कितना मिला तो रिटर्न तो हम देखेंगे, म्यूचुअल फंड ने हमको कितना डिविडेंड दिया, म्यूचुअल फंड की ओपनिंग एनएवी क्या और क्लोजिंग एनएवी क्या है। क्लोजिंग का मतलब P1 और ओपनिंग का मतलब P0, तो बोलूंगा P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 प्लस डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड ने हमें दिया मल्टीप्लाई बाय 100, ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। और इस रिटर्न को हम हमेशा एनुअल निकालेंगे। एनुअल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जितने भी नंबर ऑफ डेज होंगे उनको नीचे लिखेंगे, मतलब हम 12 मंथ का ही रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न है। भले ही सवाल हमें कुछ दे या ना दे, सवाल हमें रिटर्न भी पूछेगा तो हम एनुअल रिटर्न निकालेंगे, और एनुअल निकालने का मतलब होता है 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ नीचे, और 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है कुछ बच्चे बोले यार क्या बोल रहा है यार, बोले जा रहा पागल इंसान को समझा ही नहीं रहा, लिख तो सही, तो तूने इतना बोला वो लिख दे भाई, लिखा हुआ तो आगे है, मैं तो तुम्हें चैप्टर का बैकग्राउंड तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, एक हेलीकॉप्टर व्यू चल रहा है अभी चैप्टर का, और चैप्टर के हेलीकॉप्टर व्यू में क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का बड़ा रूप है। कुछ इंसान जो बिजी होते हैं, जो जिनमें ज़्यादा माइंड नहीं होता, ज़्यादा पोर्टफोलियो को मैनेज करना नहीं चाहते हैं, जिनको पोर्टफोलियो मैनेज करना पसंद नहीं है, वो लोग क्या करते हैं किसी और को अपना पैसा हैंडओवर करते हैं, और वो कोई और बंदे उनके नाम पे पैसा लगाते हैं। इसीलिए बोला है म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू रिस्क, बिकॉज म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होगी, वो तुम्हारा पैसा तो कोई और इन्वेस्ट किया हुआ पोर्टफोलियो में, अगर वो पोर्टफोलियो डूबा तो तुम्हारा पैसा भी डूबेगा और तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड का यूनिट है वो भी बर्बाद हो जाएगा।
फिर म्यूचुअल फंड तुम्हें यूनिट इशू कर देगा, वो तुम्हारे बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। मैंने बोला 2 सवाल तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं। पहला तो इस म्यूचुअल फंड की जो सिक्योरिटी तुम्हें दी गई, जो यूनिट तुम्हें दी गई, उसकी आज अगर 10 रुपये में वो दी गई तो कल क्या वो 10 रुपये में ही बिक जाएगी क्या? नहीं। मैंने कहा अगर वो म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो उसकी प्राइस होगी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड, और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी प्राइस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं होगी, बल्कि डिमांड और सप्लाई की जगह किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी? उसकी प्राइस डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू उनकी एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। और मैंने कहा अगर हमें रिटर्न निकालना है म्यूचुअल फंड का, कि म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया साल भर में, तो हमेशा मुझे एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा। भले ही मैंने सिक्योरिटी 10 दिन के लिए इन्वेस्ट की, पर मुझे रिटर्न हमेशा एनुअल निकालना पड़ेगा। तो एनुअल रिटर्न कैसे निकलेगा? मैंने कहा D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यही रिटर्न निकालने की कैलकुलेशन वाला तरीका है, और यही तुम्हें फॉलो करना, और हमेशा हर इंसान यही फॉलो करता है। तो कुछ बहुत हार्ड एंड वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी वे का टॉपिक है। मतलब 10 नंबर मैं बोल रहा हूँ, फालतू के 10 नंबर है, समझने की कोशिश करो। अब मैं बोलूँगा जब म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदोगे तो हो सकता है तुम्हें कोई लोड ऐड या लेस करना पड़े। अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचोगे तो कुछ हो सकता है लोड ऐड या लेस करना पड़े। ये लोड क्या होता है सर? कमीशन। खरीदोगे तो कुछ कमीशन लेस या ऐड करना पड़ेगा, और बेचोगे तो कमीशन लेस और ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज खरीदने वाले और बेचने वाले लोग भी तो तुम्हारे पास होंगे ना, ब्रोकर्स जो तुम्हारे को बिकवाएंगे, तो वो कुछ कमीशन वगैरह रखेंगे। म्यूचुअल फंड अब जो डिविडेंड कमा रहा है वो सारा डिविडेंड तुम्हें दे देगा क्या? नहीं। वो डिविडेंड में से कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज वो फंड मैनेजर, जिसने पोर्टफोलियो मैनेजर ने अपना दिमाग यूज किया, वो रखेगा, और बाकी तुम्हें दे देगा। तो इस तरह का म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी होने वाली है। बहुत ईजी वे में चलने वाला टॉपिक है। हमें 2 तरह के सवाल में ज़्यादा आंसर देने पड़ेंगे। एक तो म्यूचुअल फंड की यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी, क्यों हम ऐसी तरह की सिक्योरिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, क्यों इस तरीके से किसी भी कंपनी की वैल्यू निकल जाती है, क्यों वो डिमांड और सप्लाई वाले तरीके के सवाल हमें नहीं दे सकते, बिकॉज डिमांड और सप्लाई वाले तरीके कुछ होता ही नहीं ना, वो मार्केट के स्पेकुलेशन से चलते हैं। तो वैसे सवाल तुम्हें नहीं देते, तुम्हें जो सवाल आएंगे वो फर्स्ट टाइप के सवाल आएंगे। और फर्स्ट टाइप के सवाल क्या हैं? फर्स्ट टाइप के सवाल तुम्हें पता है, पता पड़ चुके हैं अब तो, एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। सर सारी बात समझ में आ गई? एक बार आप थोड़ा सा क्लियर और कर दो। देखो बेटा, सबसे पहले म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर होंगे। ये इन्वेस्टर क्या करेंगे? पुल करेंगे अपनी मनी को टुगेदर फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर क्या करेगा? चूज करेगा कुछ सिक्योरिटीज़ और इसमें पैसा लगाएगा। उस सिक्योरिटीज़ के पैसे का जो रिटर्न आएगा वो वापस इन्वेस्टर को बांट दिया जाएगा। ऐसा हमने एक चैप्टर पढ़ा है, थ्योरी चैप्टर। मैंने कहा थ्योरी चैप्टर में हमने बोला था फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी चैप्टर नंबर 1। वहाँ हमने बताया था कि एक्चुअली ये जो SFM है इसका एक्चुअली पर्टिकुलर मकसद क्या है। तो बोला कि कुछ अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना, फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करना, फिर उनके रिटर्न्स देखना, फिर उनका इंटरनल कंट्रोल लगाना, और फिर चेक करना लास्ट में उनके रिजल्ट को एनालिसिस करना। ये एक सवाल है जो एग्जाम में थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो वही पोर्टफोलियो का असली मकसद ये होता है। कोई भी इंसान जब पोर्टफोलियो बनाता है तो पहले अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ में सिलेक्शन करता है सिक्योरिटीज़ का, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, फिर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है, इंटरनल कंट्रोल लगाता है, और फिर रिटर्न को एनालिसिस करता है। तो ये फंड मैनेजर इतने सारे काम करेगा और फिर जो रिटर्न आएगा वो तुमको बांट देगा। अब हमने कहा म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ओहो, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, क्या बात। और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वाह 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 वाह, क्या बात। फिर बोला नेट एसेट वैल्यू ऑफ पर यूनिट कैसे निकलेगी, फिर हम समझेंगे एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बाद हम एनुअल रिटर्न निकालना सीखेंगे। एनुअल रिटर्न निकलेगा D1 प्लस P1 माइनस P0 मल्टीप्लाई बाय 100, 12 डिवाइडेड बाय मंथ। और यहाँ 12 डिवाइडेड बाय मंथ की जगह हो सकता है 365 डिवाइडेड बाय डेज भी करने पड़ जाए। अगर हमें डेज का डेटा गिवन होगा तो हम फॉर्मूला को चेंज करके इस तरह का बना लेंगे। बाकी फॉर्मूला यही रहने वाला है। मतलब सर अब हमें इसी तरह की बात करनी है। सर ये क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, सर ये ओपन एंडेड फंड क्या होता है, और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। तो बेटा देखो, ओपन एंडेड फंड का मतलब वही वाला फंड जो कहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है। और जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड फंड। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ओपन का और क्लोज का मिक्सअप है। ओपन और क्लोज का मिक्स भाई है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है वो तुम जान गए कि कभी भी हम जब भी हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को निकालते हैं तो हम बोलेंगे मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, उसी दिन के हम NAV को कैलकुलेट करेंगे, लोड ऐड और लेस करेंगे इस तरीके की। लोड अब क्या लोड ऐड होगा ओपनिंग में, मतलब
क्या लोड खरीदते हुए ऐड होता है बाइंग में, या लोड बेचते हुए ऐड होता है या लेस होता है, कब होता है लोड, उसके बारे में हमें कुछ चर्चा करनी है। मतलब समझ रहे हो ना चैप्टर को, जो मैंने तुम्हें इतनी देर से समझाया उसके बाद सीधे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, देख रहे हो। मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा टॉपिक और क्लियर करूंगा तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करने वाले वो दिखा देता हूँ। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल। मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 50 एक क्वेश्चन होंगे, पर हम करेंगे सिर्फ 15 सवाल। वो 15 सवाल 50 सवालों का क्रक्स एक्चुअली। ज़्यादा सवाल करने से कुछ नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट लेने से ज़्यादा होगा। अब सवाल कहाँ कहाँ से मैं उठा रहा हूँ, मैंने कहा था मैं लगभग सारे सवाल प्रैक्टिस मैनुअल से उठाऊंगा। तो प्रैक्टिस मैनुअल से हम सारे सवाल लेने वाले हैं। प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 23 में कराऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। सॉरी, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 34 है। पहला क्वेश्चन है 23, दूसरा क्वेश्चन है 34, तीसरा क्वेश्चन है 36, चौथा क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे करके हम टोटल 15 सवाल करने वाले हैं। तो मैं पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। मेरा काम है चैप्टर का स्ट्रक्चर समझाना पहले एक बार, तुम्हारे दिमाग से सारी गंदगी म्यूचुअल फंड की बाहर निकालना, म्यूचुअल फंड को आसान बनाना है तुम्हारी जिंदगी में पहले मुझे। तो म्यूचुअल फंड आसान बनेगा कैसे, तुम म्यूचुअल फंड का मतलब समझोगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, और फिर ये म्यूचुअल फंड में हमें क्या सिखा रहा है। हमें कोई अजीब और गरीब चीज़ नहीं सिखाने वाला है, बहुत ही नॉर्मल बातें करने वाला है। कैलकुलेशंस करो इंटरेस्ट की, और दूसरा सवाल है एनएवी निकालो। एनएवी हम क्यों निकाल पा रहे हैं, हम क्यों पोर्टफोलियो की एनएवी वगैरह नहीं निकाल रहे थे, बिकॉज पोर्टफोलियो हमारा खुद का था, वो शेयर उसी कंपनी के थे, बेचा और बात खत्म होगी, और वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे, तो उनकी प्राइस जो थी वो वहां से फ्लक्चुएट होती थी डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। तो हमें कभी भी एनएवी नहीं पूछी उसने। पर म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी जरूरी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो, वो अनलिस्टेड भी हो सकती है, और अगर वो सिक्योरिटी अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और अनलिस्टेड की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, वही तरीका एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, यही तरीका होगा। इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे और यही आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। इसके बाद मैंने समझा कि ये 3 तरीके के हो सकते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और एक्सचेंज ट्रेडेड। इसके बाद है कि आपको जब भी निकालना है तो आप एनएवी कैसे निकालोगे, और दूसरा आप रिटर्न कैसे निकालोगे, फिर सवालों की तरफ मूव करेंगे। अब मुझे कुछ बातें बतानी है इंपॉर्टेंट, ओपन एंडेड फंड के बारे में, क्लोज एंडेड फंड के बारे में, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। हमने ये टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने चैप्टर का हेलीकॉप्टर व्यू पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग में डिज़ाइन कर दिया। हमें ये 2 टॉपिक है जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और ये 3 टॉपिक है, इनमें तो हमें सिर्फ एक सम देखने हैं बस। मैंने कहा पूरा म्यूचुअल फंड होता क्या, वो किस तरीके से काम करता है, ये हम इतनी देर से चिल्ला के समझ ही रहे हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड। आज अगर तुमने मुझसे सिक्योरिटी खरीदी है, मान लो मैं म्यूचुअल फंड हूँ और तुम मुझसे ये सिक्योरिटी लेके गए हो ए नाम की, ओपन एंडेड है, मतलब तुम यहाँ मेरे पास आके उस सिक्योरिटी को वापस शाम में बेच सकते हो। मेरी दुकान से माल खरीदा और मेरी दुकान पे ही बेच दो, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। मतलब मेरी दुकान तुम्हारे लिए खुली है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। मेरी दुकान से शेयर खरीदे, जहाँ शेयर खरीदने गए वहीं शेयर लाके शाम को बेच दो, जहाँ से तुम्हें यूनिट मिली है वहीं शाम में लाके यूनिट बेच दी, तो उसको बोलेंगे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। पर क्लोज एंडेड में क्या है, आपने शेयर खरीदे थे राम की दुकान से, राम के ऑफिस से आपने म्यूचुअल फंड लिया, पर रात में जाके आप राम की दुकान पे नहीं बेच सकते, रात को आपको जाके बेचना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। बेच तो सकते हो पर दुकान में नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में। वो दुकान आपके लिए बंद हो चुकी है, उस दुकान में आप अपना सामान नहीं बेच सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। आप डायरेक्टली जाके वहाँ नहीं बेच सकते हो। यहाँ पे जो शेयर की प्राइस डिसाइड होती है, यहाँ पे जो यूनिट की प्राइस डिसाइड होगी, वो यूनिट की प्राइस डिसाइड होगी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। और वहाँ जो यूनिट की प्राइस डिसाइड होती है कहाँ पे, ओपन एंडेड में। ओपन एंडेड में जो प्राइस डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। और ये एसेट और लायबिलिटी मार्केट वैल्यू दोनों की लेनी है, और किस दिन की लेनी है, जिस दिन तुम एनएवी को कैलकुलेट कर रहे हो, और ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है, तो तुम डेली बेसिस पे जाके अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो। ये हो गया ओपन एंडेड। अब एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोल रहा है जिस दुकान से माल लिया उसी दुकान पे जाके बेचो। भाई जिस दुकान से माल लिया उसी दुकान पे जाके बेच सकते हो, तुम्हारे लिए वो दुकान खुली रहेगी, ओपन रहेगी वो कंपनी, वहीं जाके बेच सकते हो। पर बेचोगे किस प्राइस पे, एसेट माइनस लायबिलिटी वाली प्राइस पे नहीं, प्राइस जो होगी वो स्टॉक एक्सचेंज से लेनी पड़ेगी, जो प्राइस होगी वो स्टॉक एक्सचेंज वाली प्राइस पे जाके बेच सकते हो। तो देख रहे हो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ओपन एंडेड का भी और क्लोज एंडेड दोनों का मिक्स है। इट्स अ मिक्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड।
ओके सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जिस दुकान से माल लिया उसी दुकान में रात में जाके बेचोगे तो ओपन एंडेड, जिस दुकान से माल लिया रात में वो दुकान बंद हो गई तो क्लोज एंडेड, और जिस दुकान से माल लिया रात में उसी दुकान पे जाके बेचोगे पर प्राइस स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी तो उसको बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि क्लोजिंग एंडेड फंड का और ओपन एंडेड फंड दोनों का मिक्सअप है। कितने अच्छे अच्छे नाम दिए हुए, तुम सोचो, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमारे सम ज़्यादा किसके होंगे? ओपन एंडेड फंड के क्लोज एंडेड फंड के। सिंपल दिख रहा है, ओपन एंडेड फंड के। क्लोज एंडेड फंड का कोई सम होगा ही नहीं, बिकॉज क्लोज एंडेड फंड में तुम्हें क्या समझाया, उसके पास है ही नहीं कुछ समझाने के लिए। क्लोज एंडेड फंड डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है, तो तुम्हें समझा नहीं सकता कुछ। क्या निकलवाएगा तुमसे ओपन एंडेड फंड में? निकलवाएगा एनएवी। उसकी आज सुबह जो शेयर खरीद के लेके गए, जो यूनिट खरीद के लेके गए, उसकी शाम को प्राइस क्या होगी, और शाम को प्राइस निकालने के लिए तुम देखोगे शाम को उनकी एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है जिनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब होगा क्या, उनकी एक्चुअली इनकी क्या मिलेगा म्यूचुअल फंड में, तुम बताओ। तुम्हारे को अगर मैं बोलूँ म्यूचुअल फंड में क्या मिलने वाला है, तो तुम बोलोगे सर म्यूचुअल फंड में हमको मिलेगा, भाई म्यूचुअल फंड ने तुमसे तो लिया पैसा और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जगह जगह, और कुछ लाइबिलिटी क्रिएट हो गई होगी उनकी। तो हमने कहा म्यूचुअल फंड ने जैसे डिबेंचर में कहीं इन्वेस्ट किया हुआ होगा, किसी के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, किसी के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, फिर किसी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, तो बस उन इन्वेस्टमेंट की रात में मार्केट वैल्यू क्या है वो तुम्हें लेनी है। उसके अलावा इसके पास लाइबिलिटी क्या क्या, मतलब कितने एक्सपेंस वगैरह हो रखे हैं वो तुमको लेने हैं, वो सब हटाने हैं। वो सब हटाने के बाद तुम्हारे को देखना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से। तो इस तरीके से तुम्हें एनएवी निकालनी पड़ेगी रात में जाके, उसको बोलेंगे अपन ओपन एंडेड फंड। और इसी के सबसे ज़्यादा सवाल है, ओपन एंडेड फंड के सबसे ज़्यादा सवाल है। और दूसरे सवाल जो तुमसे पूछे जाएंगे वो किस टाइप के होंगे, वो टाइप होगा ये, आपको एनुअल रिटर्न निकालना है। मैंने कहा एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होगा, तो तुम एनुअल रिटर्न का मतलब बहुत ज़्यादा ईजिली ले सकते हो। एनुअल का मतलब 12 मंथ डिवाइडेड बाय कितने मंथ आपने शेयर रखे, वो मंथ यहाँ आ जाएंगे। अगर यही कैलकुलेशन आपको डेज में करनी है तो 365 ऊपर आएगा और नीचे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। बच्चों ने इस बार जो जुलाई 21 का पेपर था उसमें यही मिस्टेक कर दी थी, उनको निकालना रिटर्न ही था, पर रिटर्न निकालते समय उन्होंने जैसे 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज लेने थे। अब उन लोगों ने गलती से क्या किया, नीचे तो नंबर ऑफ डेज ले लिए पर ऊपर 365 की जगह 12 लिख दिया लोगों ने। तो फिर ये जो रिटर्न निकला वो क्या रिटर्न निकल गया, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं निकला। तो ये छोटी छोटी बातें मैं जान पूछ के फर्स्ट क्लास में तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है जब एक्चुअली सवाल आएंगे तो अपनी छोटी मोटी गलती कर देंगे, और वो एग्जाम में वो छोटी सी गलती पूरे 10 नंबर हमारे लेके चला जाता है। आपको पता भी नहीं पड़ता कि आपके 10 नंबर कहीं चले गए हैं। अब एक्चुअली जब एनएवी निकालोगे तो जो बेचने वाली एनएवी होगी और जो खरीदने वाली, सॉरी, जो सेल करने वाली एनएवी होगी और जो खरीदने वाली एनएवी होगी, उनमें कुछ लोड का एडजस्टमेंट हो सकता है। हर सवाल में लोड होगा नहीं, पर कुछ सवालों में लोड हो सकता है। अगर सवालों में लोड है तो क्या करेंगे, अगर कुछ स्टूडेंट ने पहले एसएफएम पढ़ी है और उसके बाद देख रहे हैं तो उनको पता होगा बिड एक होता है, एक आस्क प्राइस होती है, उनमें भी मार्जिन को ऐड किया जाता है। बिड में से मार्जिन माइनस होता है और आस्क में से मार्जिन ऐड होता है। बिड का मतलब क्या होता है, बिड का मतलब अगर आप आज आके खरीदते हो तो इस प्राइस पे मिलेगा और आज आके बेचते हो तो उस प्राइस पे बिकेगा, उसको बोलते हैं आस्क। तो वहाँ भी इस तरह का लोड है, यहाँ भी लोड है। दोनों लोड को अलग अलग रखना है, दोनों लोड को दिमाग में क्लियर रखना है। बात समझो, हर चीज़ के नोट्स स्पेसिफिक बनेंगे। अब जो मैंने बिड आस्क के बारे में बात की वो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में समझेंगे, यानी कि फॉरेक्स नाम का जो चैप्टर है हम वहाँ समझेंगे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो हम वहाँ समझेंगे। आप लोग मत समझिए, आप लोगों को इतना सा समझना है कि अगर हम कोई एनएवी निकाल रहे हैं तो किस एनएवी में लोड ऐड होगा और किस एनएवी में लोड माइनस होगा। बेचने वाली एनएवी में लोड ऐड होता है या खरीदने वाली एनएवी में लोड माइनस होता है, ये आपको सोचना है। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसके बारे में सोचिए, फिर हम सीधा स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन करवाना। और जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कैसे होंगे, तो क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुत ही आसान आसान सवाल है मैं कह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होगा ये वाला। हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे पर सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ पीएम का है, वो निकाल के रेडी रखें। उसके पहले एक बात और पता कर लेंगे, एनएवी में क्या ऐड होने वाला है और एनएवी में क्या लेस होने वाला है। ओपनिंग एनएवी में लेस होगा या क्लोजिंग में लेस होगा, वो सब तुम देखेंगे अब। और फिर क्वेश्चन नंबर 23 निकाल के रेडी रखेंगे। फिर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। बाय।